तो उसी से धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी एफडी बना ली जो आगे चल के मेरे बहुत काम आई। मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया मुझे, और फिर मैंने एफडी से उसके इंटरेस्ट को कंपेयर किया तो मुझे अच्छा लगा। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके एक नशा हो गया फिर मुझे इन्वेस्ट करने का। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, तो उसी तरीके से आज ये डाउन हुआ है तो कल ये उठेगा भी उठेगा। स्टॉक्स में आप तभी लगाओ पैसा जब आपके पास सरप्लस। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है कुलप्रीत और आप देख रहे हैं BFC बेसिक फंडे क्लियर। और मैं आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंस्पायरिंग शो में जिसका नाम है इन्वेस्टर स्टोरीज। अभी आई नो इन्वेस्टर स्टोरीज के नेम से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या है ये शो, एंड इवन आई कैन अज्यूम कि आपने हमारे पुराने एपिसोड्स भी देख लिए होंगे पता करने के लिए कि इन्वेस्टर स्टोरीज है क्या। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ऐसा शो है जहाँ पे हमारे साथ वो लोग जुड़ते हैं जिन्होंने आज से बहुत टाइम पहले अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग की जर्नी शुरू की थी, जब हमें और आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। कितना स्ट्रगल उन्होंने फेस किया, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट ने उनकी हेल्प की उनके फ्यूचर में, ये चीज़ें हम लोग बताते हैं इस शो के अंदर। तो उनकी रियल लाइफ स्टोरीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं जानता हूँ। और एक और बात, आज का जो हमारा एपिसोड है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा शो हुआ है हमारा रिलीज़ और कौन आया है हमारे शो में। तो अगर आज मैं बात करूं तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, शी इज़ अ हाउसवाइफ। उन्होंने बहुत पहले से अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी सेविंग की जर्नी शुरू कर दी थी बहुत छोटे छोटे अमाउंट के साथ। एंड आज किस तरीके से उस अमाउंट की वजह से उनकी कितनी हेल्प हुई, किस तरीके से उनकी स्टोरी रही, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो उनका नाम है रीता जी। तो चलिए मिलते हैं मिस रीता से एंड सुनते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार मैम। सबसे पहले मैम मैं वेलकम करता हूँ आपको हमारे इन्वेस्टर स्टोरीज़ में। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले मैम मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट की स्टोरी या फिर सेविंग की स्टोरी है वो कहाँ से शुरू हुई थी और कब शुरू हुई थी? ये काफ़ी साल पहले 90s से मैंने थोड़े थोड़े से पैसे कलेक्ट करके घर के खर्चों से बचा के मैंने आरडी खोली थी पोस्ट ऑफिस में। और उससे मैंने थोड़ी थोड़ी छोटी सी सेविंग एक शुरू की थी, और जब वो मैच्योर हो जाती थी तो फिर मैं उसकी एफडी बनवा लेती थी। तो वहाँ से मुझे थोड़ा शौक लगा, शुरू करा मैंने इसको। तो मैम एज अ हाउसवाइफ कितनी प्रॉब्लम आपके लिए उस समय, मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि मुझे एक अमाउंट मिल रहा है उससे मैं अपना खर्चा चलाऊं या फिर मैं सेव करूं? नहीं, जो भी हमको घर खर्च के लिए हस्बैंड देते थे तो उसमें से मैं मतलब एक मैंने सोच रखा था कि मुझे इतना पैसा बचाना ही है किसी भी तरह। तो मैं वो छोटा सा एक अमाउंट आरडी के थ्रू मैं पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर देती थी। तो अमाउंट आपको याद है जो आपने पहली सेविंग की हो? यस, मैंने पहली सेविंग 500 से शुरू की थी, 500 पर मंथ 500 मैंने आरडी खोली थी। क्या बात है। नॉर्मली क्या रहता है कि एज अ हाउसवाइफ सेविंग आरडी में करना या इन्वेस्टमेंट करना कहीं ना कहीं बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज उतना नॉलेज भी नहीं रहती है। तो ये मैं जानना चाहूँगा उस टाइम आपको कैसे नॉलेज था इस बारे में? बस हमारे फादर इन लॉ ने हमसे कहा कि कुछ पैसा, मैं बहुत ज़्यादा खर्च करती थी, मेरा हाथ बहुत खुला था, मैं बहुत, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा थोड़ा थोड़ा पैसा मतलब आगे फ्यूचर के लिए जोड़ना शुरू कर दो। तो उन्हीं के कहने से मैंने एक छोटी सी एक आरडी खोली थी। तो ये आरडी ने कैसे आपकी हेल्प की फ्यूचर में? कोई ऐसा पॉइंट जो आप हमें शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल, मैंने जो है आरडी खोली, उसके बाद मैं एफडी बनवाती गई। उस समय बच्चे छोटे थे, खर्चे कम थे, तो उसी से धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी एफडी बना ली जो आगे चल के मेरे बहुत काम आई। जब मेरे बच्चों के हायर स्टडीज़ शुरू हुई, जब उनकी शादी और घर के रेनोवेशन की मुझे ज़रूरत पड़ी, तो मेरे हाथ में एक अच्छा खासा अमाउंट था। तो मैम उस टाइम कभी फील होता था कि 500 तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसको लगाने से क्या ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे 500 ठीक ठाक अमाउंट हुआ करता था। उस टाइम पे तो ठीक था। और फिर धीरे धीरे करके जैसे मैंने 500 से शुरू किया
कुछ टाइम के बाद मैंने 1000 लगाया, 1000 पर मंथ शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे 2000 भी पहुंच गई मैं, 2000 पर मंथ भी मैंने लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते गए। जब मुझे लगा अच्छा इतना अमाउंट बचा है घर खर्च के बाद, तो फिर मैंने कभी थोड़ा सा गोल्ड खरीद के रख लिया, कोई चीज़ कर ली। तो ये, और अगर ज़्यादा पैसा बच गया तो छोटी सी जाके एक एफडी बनवा के आ गया बैंक में। जैसा आपने मुझे बताया कि स्टार्टिंग में आपके खर्चे बहुत होते थे, हाथ बहुत ज़्यादा खुला था, एक सिंपल टर्म में मैं बोलूँ, तो वो माइंडसेट कैसे चेंज हुआ, किस तरीके से वो हैबिट को कंट्रोल किया आपने? देखिए, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो अपने आप धीरे धीरे करके माइंड चेंज होना शुरू हो जाता है। पहले अकेले होते हैं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जो हाथ में आया उसको मैंने घूमने फिरने में खर्च कर दिया। फिर जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, बच्चे बड़े होने लगे, तब आया कि नहीं आगे हमको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तब थोड़ा थोड़ा सा मैंने पैसे को जोड़ना शुरू किया, उनको इन्वेस्ट करना शुरू किया। इन्वेस्ट के नाम से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया अराउंड, आप मुझे बता रहे थे अराउंड 2000s में, 14-15 के आसपास। वो स्टोरी मैं जानना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। 2014 में एक्चुअली मुझे एकदम से शौक़ लगा जॉब करने का। मैंने कहा लाइफ में सब कुछ कर लिया, चलो थोड़े दिन जॉब करके देखते हैं। तो मैंने किसी फाइनेंस कंपनी में जॉब कर लिया। वहाँ जाके जब मैंने देखा तो मैं देखती थी कि सब लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया और फिर मैंने एफडी से उसके इंटरेस्ट को कंपेयर किया तो मुझे अच्छा लगा। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके एक नशा हो गया फिर मुझे इन्वेस्ट करने का। तो आप इनिशियली एफडी में लगा रहे थे, फिर आप म्यूचुअल फंड में आ गए। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो आपको एक्सपीरियंस हुआ वो अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। बिल्कुल। मैंने देखा कि एफडी में तो 7%, 6%, 7% तो टाइम के हिसाब से और डाउन हो रहा था इंटरेस्ट, और इसमें हमने जो देखा वो आजकल तो बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे तो। पर वैसे 12%, 13%, 10%, 10 से नीचे तो नहीं जाता। ऑन एन एवरेज 10 to 15% आता है। 10 to 15% रहता है। किसी किसी फंड में अब इस समय तो 27%, 24% भी मिल रहा है। तो बस उसी को मैंने कैलकुलेट करके देखा तो मैंने कहा अरे ये इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। फिर मैंने म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू किया। नॉर्मली एफडी में क्या रहता है कि आपको फिक्स है इतना मिलेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, बट प्रॉब्लम यही कि इतना ही मिलेगा, इससे ऊपर भी नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। एंड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फिर वहीं पे कवर अप हो जाता है उसके अंदर। बट म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली मार्केट में बढ़ेगा पैसा, ये भी है, नीचे भी जाएगा। तो मार्केट है, आपका भी पैसा आई कैन अज्यूम कि एक टाइम पे ऊपर भी गया होगा और एक टाइम पे नीचे भी आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो डाउन हुआ था उस टाइम टेंशन हुई थी कभी? कोरोना टाइम में डाउन हुआ था उस टाइम तो पूरा इकोनॉमी डाउन। हाँ, थोड़ा टेंशन हुई थी, पर फिर ये था ना कि मैंने ये सोचा कि जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, तो उसी तरीके से आज ये डाउन हुआ है तो कल ये उठेगा भी उठेगा। बस उठ गया मार्केट, इस समय बहुत अच्छा चल रहा है तो हम बहुत खुश हैं। तो जब मार्केट डाउन हुआ था तो अंदर से आया कि अभी पैसा मैं निकाल लेती हूँ, कहीं ये ना हो कि और ज़्यादा डाउन चला जाए, प्रिंसिपल अमाउंट से भी नीचे चला गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया ना कि मैंने सोचा जब डाउन हुआ है तो ऊपर भी आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ एकदम डाउन ही डाउन हो, ऊपर आएगी ही आएगी। तो बस उसी में जो है मैंने इंतज़ार किया, पेशेंस रखा। पेशेंस बहुत टफ हो जाता है लोगों के लिए। नॉर्मली क्या होता है जब डाउन हो रहा है मार्केट तो लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि पैसा बाहर निकाल लो, ये ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए। तो जब आपने म्यूचुअल फंड शुरू किया था, आपने किसी की गाइडेंस में शुरू किया था इन्वेस्ट करना? नहीं, बस मैंने बताया ना कि माय फ्रेंड ने मुझसे कहा कि आप इसमें लगाइए तो ज़्यादा फ़ायदा है, तो मैंने उसमें लगाया। फिर मैंने खुद देखा कि हाँ इसमें इंटरेस्ट अच्छा आ रहा है, तो सेल्फ स्टडी किया। बाकी मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था। सच में बताऊं, मैंने जब इन्वेस्ट करना शुरू किया था मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मुझे ये लगा कि अगर मान लो पैसा डूब गया तब क्या होगा, तो मैंने किसी को नहीं बताया। काफ़ी टाइम के बाद जब मेरा अच्छा
अमाउंट हो गया, तब मैंने हस्बैंड को बताया कि हाँ मैंने इतना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया है। क्या रिस्पॉन्स आया था फैमिली की साइड से जब उन्हें पता चला कि आप कुछ टाइम पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं था? उनका कहना ये था कि भाई देखो मैंने शेयर में काफ़ी पैसा लगाया और मेरा सारा पैसा डूब गया। उन्होंने काफ़ी शेयर्स खरीदे, स्टॉक्स पे लगाया, काफ़ी शेयर भी उन्होंने खरीदे जो कि अब इस समय मार्केट में नहीं है, और वो सारा पैसा हमारा डूब गया। तो उन्होंने कहा बाकी जो तुमको ठीक लगे वो तुम करो, तुम्हारा पैसा तुम जानो, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे मत कहने आना कि तुम्हारा पैसा डूब गया, हमको पैसा चाहिए। हमने कहा हम नहीं कहने आएंगे। तो ये स्टॉक्स कब लगाया था, ये कब की बात है? स्टॉक्स उन्होंने लगाया था आई थिंक जब ये मार्केट बहुत डाउन हुआ था 2000 के आसपास, 2000 के आसपास लगाया था। तो उसमें काफ़ी लॉस हुआ था हमारा। तो पर फिर ठीक है, अभी भी स्टॉक्स में चल रहा है या? अभी भी स्टॉक्स में चल रहा है। अभी मैंने अपने पैसे को लगाया है स्टॉक्स में। तो जब एक बार ऑलरेडी लॉस हो चुका था स्टॉक्स में, हाँ। तो फिर आपने मार्केट में पैसा लगाया म्यूचुअल फंड में, हाँ। तो डर नहीं लगा कि कहीं फिर से ना लॉस में मैं चली जाऊँ? देखिए मैंने म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा अर्न किया। फिर मैंने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि मुझे सिर्फ इतना ही पैसा लगाना है मार्केट में, इसी में अप डाउन करना है। अगर चला गया कोई बात नहीं, दुख नहीं होना चाहिए। या आप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं? स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। अगर चला गया तो इतने अमाउंट से हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर बढ़ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो नॉर्मली क्या रहता है कि अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो आपको वो पॉइंट मालूम होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा लगाना है और कहाँ तक लगाना है। लोगों के साथ इशू मैम क्या हो जाता है, लोग इसे जुए की तरह खेलने लग जाते हैं। नहीं, इट बिकम्स गैम्बलिंग फॉर द पीपल। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे, किस तरीके से आपने वो बैलेंस क्रिएट करके रखा था? नहीं, एक आप फिक्स अमाउंट कर लीजिए कि भाई हमको इतना पैसा मार्केट में लगाना है, इससे ऊपर नहीं। मतलब आपको ये ना हो कि आपने सारा पैसा लगा दिया, बाद में मान लीजिए लॉस हो गया तो आप बहुत परेशान हो रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने उसमें देख लो कि जो आपके पास है उसमें से आप आराम से कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना ही आप करिए। तो नॉर्मली वो बैलेंस बनाना जरूरी है कि इतना पैसा आप मार्केट में रिस्क पे खेल सकते हो, बाकी आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। बिल्कुल। बट आजकल मैम क्या रहता है, लोगों के साथ प्रॉब्लम है या मैं कहूँ उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि उन्हें शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए। स्टॉक्स में नॉर्मली शॉर्ट टर्म में खेला जाता है, बट म्यूचुअल फंड में मैं आ जाऊँ तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखिए म्यूचुअल फंड सेफ है, अच्छा है, कोशिश करें उसी में ही लगाना चाहिए। पर स्टॉक्स में आप तभी लगाओ पैसा जब आपके पास सरप्लस, जब एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास। आपको लग रहा है कि अगर आपके पास 5 लाख है, आप इसमें 50,000 या 1 लाख आप निकाल सकते हो, आप उतना ही पैसा लगाओ। ये नहीं कि आपके पास 5 लाख है तो आपने 5 लाख पूरा का पूरा आपने स्टॉक्स में लगा दिया, उसके बाद मान लीजिए अगर लॉस हो गया तो आप परेशान हो रहे हो। तो ऐसा नहीं, आप उतना ही लगाइए जितना स्पेयर पैसा आपके पास हो, जिसके नुकसान से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो आपकी म्यूचुअल फंड की जर्नी रही है, अपने 2014-15 के आसपास से अपनी फर्स्ट जॉब की, वहाँ से आपने सीखा म्यूचुअल फंड क्या है, खुद सीख के आपने लगाना शुरू किया, फिर तब तक फैमिली में नहीं शेयर किया जब तक कुछ प्रॉफिट नहीं हो गया, एंड उसके बाद आपको फैमिली के साइड से भी एक सपोर्ट मिला कि चलो ठीक है लगा लो, आपका पैसा आप सेव करो, लगाओ, जो करना है करो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये म्यूचुअल फंड ने आपकी हेल्प किस तरह की? हमको देखिए अब मेरे हस्बैंड है नहीं, तो अब मुझे ये था कि मेरे पास अपना इतना पैसा हो कि मुझे किसी के से कहने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई मुझको घर खर्च के लिए या अपने पर्सनल के लिए या घूमने के लिए हमको पैसा चाहिए, इतना अमाउंट हमारे पास होना चाहिए। तो हमने, आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने एज अ रिटायरमेंट प्लान कर रखा था कि आगे फ्यूचर में मुझे किसी से भी एक पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो बस यही सोच के मैंने पैसा मतलब इन्वेस्ट किया। मतलब एक सिंपल टर्म में बोलूँ कि आपने पैसा इन्वेस्ट जब किया था तो यू हैव अ गोल इन योर माइंड कि मुझे रिटायरमेंट के लिए चाहिए। रिटायरमेंट के लिए चाहिए।
तो गोल प्लानिंग के ऊपर अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं कि किस तरीके से गोल प्लानिंग इम्पोर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट के टाइम। गोल प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। आपके पास इतना रिटायरमेंट के बाद और इतना पैसा होना चाहिए कि आपको किसी से भी, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपका बेटा हो, किसी से भी आपको एक पैसा भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से आप फंड में लगाइए कि आपको इन फ्यूचर अगर ज़रूरत हो तो आप उसका इंटरेस्ट से भी आप अपना खर्चा चला सकते हो। जो आपने अमाउंट लगाया है उसके इंटरेस्ट से भी आप चला सकते हो, खर्चा चला सकते। सो मैम, जो नॉर्मली होता है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अमाउंट तो लगा रहे हो, बट जब आप अपने साथ के लोगों को देखते हो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो लोग वो अपना पैसा कभी कहीं लगा रहे हैं, कभी कहीं घूमने पे लगा रहे हैं, कभी किसी और चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं। जैसे मैं डिज़ायर्स कहता हूँ, तो उस टाइम खुद का भी मन आता होगा कि यार वो लोग तो ये काम कर रहे हैं, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, चलो मैं भी लगा लेती हूँ। तो ऐसा कभी थॉट आते थे आपके? देखिए, कोई भी काम जो है दूसरे को देख के नहीं करना चाहिए। आप अपनी पॉकेट देख के करो। जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है उतना ही करो। ऐसा नहीं है कि मैं घूमने नहीं जाती, ऐसा नहीं है कि मेरे कोई खर्चे रुक गए, कोई खर्चे कुछ नहीं रुका है। मैं सब कुछ उसी म्यूचुअल फंड के इंटरेस्ट से ही कर रही हूँ। तो मैं एक दूसरे को देख के कभी नहीं चलती हूँ। जो मेरे पास है हम उसी में ही सेटिस्फाइड है। इनिशियली शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आती है जब आप पैसा लगा रहे हो तो, बट जब वो एक हैबिट बन जाती है उसके बाद भी फील कि नहीं मैंने सही काम किया। एंड जब उस फंड की वजह से आपकी हेल्प होने लगती है तब यू फील कि नहीं ये ज़रूरी था, अगर ये नहीं किया होता तो शायद आज सिनेरियो कुछ और होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, अभी भी जो हाउस वाइफ्स हैं जो सेव नहीं कर पा रही हैं या जिनको नॉलेज नहीं है, जो डरती हैं कि पैसा मैं लगाऊं कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए, डूब ना जाए, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। पैसा हर हालत में आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, और म्यूचुअल फंड तो बहुत अच्छा है। आप 2000, 5000, 10,000 जो भी आपके पास अमाउंट हो आप उससे इन्वेस्ट करिए। और ऐसा नहीं है कि आपके पास, किसी भी हाउसवाइफ के पास मैं ये नहीं मान सकती कि पैसा नहीं होगा। घर खर्च सबको मिलता है। आप उसमें से एक छोटा छोटा अमाउंट निकाल लो। जैसे मैंने 500 बचा के लगाना शुरू किया, धीरे धीरे 500 से 1000 पे आई, 2000 पे आई। ऐसे छोटे छोटे से अमाउंट निकाल के आप इन्वेस्ट करो। जब एक बार आप इन्वेस्ट करने लग जाओगे, वो अमाउंट बढ़ेगा, तो आप किसी भी तरीके से आप पैसा बचाओगे। अपने कई खर्चे आप छोड़ दोगे कि ये छोड़ दो, पैसा इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ये आगे आपको काम आएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो आपको खर्चा दिख रहा है, घूमना फिरना दिख रहा है, पर आगे चल के इन फ्यूचर जब वो एक हैंडसम अमाउंट में आपके सामने आएगा तब आपको उसको देख के खुशी होगी। सो क्या रहता है कि देखिए, खर्चे आपके कभी नहीं रुकेंगे। कभी नहीं। आप 50,000 कमाओ, लाख रुपए कमाओ, चाहे 4 लाख रुपए कमाओ, खर्चे आपके उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। बट आपका माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आपको 500 रुपये सेव करना है तो कहाँ पे आप कट करके वो पैसा सेव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ रहती है डर की बात। देखिए, डर तब तक रहता है जब तक हमें नॉलेज नहीं रहती है। बट जब, जैसे मैम ने खुद से स्टडी किया मार्केट के बारे में, जब वो जॉब कर रही थी उन्होंने समझा, फिर उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो इसी हिसाब से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो या किसी के अंडर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी की गाइडेंस ले सकते हो। तो मैम, अभी भी आप सेल्फ इन्वेस्ट कर रहे हो या अभी आप किसी की गाइडेंस में कर रहे हैं? नहीं, अब तो जो हमारा पोर्टफोलियो संभालते हैं तो अब उन्हीं के गाइडेंस पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो मार्केट में है, उनको ज़्यादा अच्छी तरह, हमसे ज़्यादा अच्छी तरह पता है। वो हमको बताते हैं कि मैम इस पे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो आप इसमें से निकाल के इसमें लगा दीजिए। तो अब उन्हीं के गाइडेंस में। सो एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्डिंग को आप खुद नहीं खड़े होके बनाओगे, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाओगे, फिर आप अपना घर उनके हाथों में दोगे, वो नींव बनाएंगे एंड ऑल, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। उसी तरीके से पैसे का भी यही हाल है। आपका हार्ड अर्न मनी है, आप उसको रिस्क पे कहीं भी लगा दो वो भी गलत है। बट जब आप किसी के गाइडेंस में लगा रहे हो तो वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इन्वेस्ट अगर करते हुए कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे पैसा डाउन हो रहा है,
बट आप अगर गाइडेंस में नहीं हो तो आप डर की वजह से हो सकता है पैसा निकाल लो, या हो सकता है कोई गलत डिसीजन ले लो। बट जिसको एक्सपीरियंस है उसे मालूम है कि हाँ आज पैसा अगर नीचे जा रहा है तो इसी में ऊपर भी उठ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग में। तो आई होप अभी मैम की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, किस तरीके से एज अ हाउसवाइफ उन्होंने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू की। हमारे टाइम में, आज के टाइम में नॉर्मली जो कमा रहे हैं वो भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू कर पाते हैं, तो मैम तो 90s से सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो आई होप ये स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। एंड अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप जानना चाहते हो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में कोई और प्यारी सी और इंस्पायरिंग सी स्टोरी के साथ। टिल देन, कुलप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ।